हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, वो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे ज़हीरुद्दीन बाबर, मुग़ल वंश का संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर। अगर इसकी हम प्रारंभिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1483 ईस्वी में फरगान में पैदा हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम कुतलुग निगार खां था। बाबर की अगर आप बात करेंगे तो यह पितृपक्ष से तैमूर का यह 5वां वंशज था। पितृपक्ष से यह तैमूर का 5वां वंशज था, जबकि मातृपक्ष से यह मंगोलों का 14वां वंशज था। पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष से मंगोल या चंगेज़ का यह 14वां वंशज था बाबर। 1504 ईस्वी में यह अपनी दादी के सहयोग से फरगान की गद्दी पर बैठा। इसकी पैतृक उपाधि मिर्ज़ा थी। 1507 ईस्वी में इसने अपनी पैतृक उपाधि मिर्ज़ा का त्याग करके इसने बादशाह अथवा पादशाह की उपाधि धारण किया। बादशाह अथवा पादशाह की उपाधि धारण किया। 1494 ईस्वी में यह शासक महज 13 वर्ष की उम्र में यह फरगान की गद्दी पर बैठा। लेकिन एक्चुअली में शमसी वंश और उज़्बेकों से निरंतर पराजित होने के उपरांत इसने दक्षिणी और पूर्वी अफ़गानिस्तान में शरण ली। दक्षिण और पूर्वी अफ़गानिस्तान में शरण ली और 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। अब अगर हम इसके समकालीन बात करें भारत की राजनीति की बात करें तो भारत में केंद्रीय सत्ता में दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, 5वां वंश, अंतिम वंश लोधी वंश का शासन चल रहा था। और लोधी वंश का शासक जो था वह सिकंदर लोधी 1488 से लेकर के 1517 तक सिकंदर लोधी का शासनकाल था। सिकंदर लोधी ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया हुआ था और बाबर का समकालीन था। किंतु जैसे ही 1517 के बाद, सिकंदर लोधी के बाद, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी बना। इब्राहिम लोधी की नीतियों से कहीं न कहीं जनता और उसके अपने ही कहीं न कहीं उसके खिलाफ थे। यही वजह है, कहा जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने में इब्राहिम लोधी के अपनों का ही कुछ हाथ था। जैसे आप देखेंगे इब्राहिम लोधी का चाचा अलब खां, इसने भी बाबर को आमंत्रित किया था। इसके अलावा पंजाब का शासक दौलत खां लोधी, पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, उसने भी बाबर को आमंत्रित किया था। इसके अलावा मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा। हालांकि यह एक विवादित पहलू है, क्योंकि राणा सांगा बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। इस बात का उल्लेख सिर्फ बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है, बाकी इसका कहीं भी एविडेंस नहीं मिलता है। और इसको सिरे से इसलिए भी नकारा जा सकता है क्योंकि राजपूत शासक राणा सांगा ने ऑलरेडी 1519 ईस्वी में 17 ईस्वी में खतौली के युद्ध में उसने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। तो ऑलरेडी इब्राहिम लोधी उससे कमज़ोर शासक था, तो फिर उसको इब्राहिम लोधी को पराजित करने के लिए उसे बाबर को भारत पे आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता थी। इस बात से इसका खंडन किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो बाबर वो अपने दादी के सहयोग से सिंहासन पर बैठा और 1507 ईस्वी में उसने अपनी पैतृक उपाधि मिर्ज़ा का त्याग करके बादशाह अथवा पादशाह की उपाधि धारण किया और अपना प्रारंभिक जीवन उसने लगभग 20 वर्षों तक वह निरंतर युद्ध में ही व्यस्त रहा और उसने युद्ध के कला कौशल सीखे और योद्धा के रूप में उसे एक महारत हासिल हो गई। और इस वजह से अब उसने भारत की तरफ रुख किया और 1519 ईस्वी में आप देखेंगे तो उसने यूसुफ जाइयों के विरुद्ध भारत पर पहला
सैन्य अभियान किया और यूसुफजाइयों को पराजित किया। 1519 ईस्वी में ही उसने भेरा और बाजौर पर अधिकार कर लिया। आक्रमण करके भेरा और बाजौर पर अधिकार कर लिया। और अब यही वही समय है इब्राहिम लोदी का। तो जाहिर सी बात है इधर उसने पंजाब पर अधिकार करते हुए अब वो हरियाणा से होते हुए कहाँ पहुँचा, यानी कि हरियाणा पहुँच गया। अब दिल्ली का सुल्तान उसको हरियाणा में ही रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि हरियाणा का प्लेस जो है वो एक मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पे अगर वो शत्रु को रोकने में सफल हो गया तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी, अन्यथा दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। और इसी वजह से इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना पानीपत के मैदान में इकट्ठी की और दोनों के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 ईस्वी की घटना है। 1526 ईस्वी की घटना, पानीपत की घटना ने या पानीपत के युद्ध ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत, जिसने लगभग 320 वर्षों तक शासन किया था, दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ और दिल्ली सल्तनत के अवशेषों पर भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसे मुग़ल वंश के नाम से जाना गया। अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, हालांकि पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और इसके साथ ही उसने तोपों का भी प्रयोग किया और तोपों को सजाने के लिए उसने उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। और वह उसने उज़्बेकों से सीखी थी। उसने किससे सीखी थी? उज़्बेकों से सीखी थी। और उसके दो प्रमुख तोपची थे, एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रमुख तोपची थे। 1527 का टाइम आया। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध प्रारंभ हुआ और खानवा का युद्ध यह था कि अभी तक राजपूत शासक राणा सांगा यह समझते थे कि बाबर आया है, इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा और फिर वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर अब भारत में रहने का निर्णय करता है, रहने का निश्चय किया और इसी का प्रतिफल है कि अब राजपूत शासक राणा सांगा के मध्य भी संघर्ष प्रारंभ हो गया और खानवा के युद्ध में, खानवा के क्षेत्र में बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ और यह संघर्ष बहुत भयानक और भीषण था। किंतु कुछ समय के लिए लग रहा था कि शायद बाबर पराजित हो जाएगा, बाबर की सेना पराजित होगी, किंतु बाबर ने ऐन वक्त पर उसने जिहाद का नारा दिया, उसने धर्म युद्ध का नारा दिया और सेना को पुनर्गठित किया। बाबर के अंदर सेना को नेतृत्व करने की ज़बरदस्त क्षमता थी और वह हमेशा सेना की अगली पंक्ति में रह करके सेना का नेतृत्व करता था। सेना को मोटिवेट किया और उसने कहा कि अगर यह हमारे पास एक सुनहरा अवसर है और उसने यह प्रतिज्ञा की कि अगर मैं इस युद्ध में विजय हुआ तो इस युद्ध के बाद मैं आजीवन के लिए मदिरा वगैरह छोड़ दूंगा, मदिरा का त्याग कर दूंगा। और सेना को संगठित किया और खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त किया। दुर्भाग्य से कहा जाता है कि राणा सांगा घायल हो गया युद्ध स्थल में और उसके अपने ही राणा सांगा के बारे में भी कहा जाता है कि राणा सांगा एक अजेय योद्धा माना जाता था। पूरे राजपूताने में राणा सांगा की धाक थी। 80 युद्धों का विजेता था और 80 से ज़्यादा उसके शरीर पर घाव थे। एक हाथ और एक आंख का योद्धा था, लेकिन भयानक युद्ध करता था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था और इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और राणा सांगा घायल हो गए। उनके अपनों ने ही उठा करके उन्हें शिविर में लाया, लेकिन जब उन्हें आँख खुली तो पता लगा कि वो युद्ध हार चुके हैं। और कहा जाता है कि राणा सांगा को उसके अपने लोगों ने ही विष दे दिया, मार दिया। अब राणा सांगा के साथ जो है राजपूत शासक मेदिनी राय ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। तो जाहिर सी बात है अगला युद्ध जो है
वह राजपूत शासक मेदिनी राय के विरुद्ध होगा, जिसे चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ और चंदेरी का युद्ध राजपूत शासक मेदिनी राय के विरुद्ध था। इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ उसका पुत्र हुमायूं भाग लिया था, जबकि खानवा और चंदेरी के युद्ध में अफ़गान सेना नायक शेर खां, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, उसने भी इस युद्ध में भाग लिया था। और साथ ही साथ उसने कहा था, इसी युद्ध के संदर्भ में उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ दूँगा, मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ दूँगा। इसके बाद 1529 का टाइम आता है। 1529 ईस्वी में अब अंतिम निर्णायक युद्ध होने वाला था और यह युद्ध बाबर और संयुक्त रूप से अफ़गानों के मध्य लड़ा गया। अफ़गानों में बंगाल और बिहार के संयुक्त अफ़गान थे और बाबर का समकालीन बंगाल का जो शासक था वो नुसरत शाह था। कौन था? नुसरत शाह था। और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। और घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो स्थल और जल दोनों पर लड़ा गया था। इसके अलावा बाबर ने खानवा के युद्ध में ही उसने गाज़ी की उपाधि धारण किया था। इसके अलावा पानीपत के युद्ध के विजय के बाद उसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था और उसने प्रत्येक काबुलवासी को एक चांदी का स्वर्ण सिक्का प्रदान किया था। प्रत्येक काबुलवासी को उसने एक चांदी का सिक्का प्रदान किया था, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का। इस तरीके से बाबर के द्वारा भारत में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए और चारों में उसे सफलता हासिल हुई। हालांकि बाबर बहुत लंबे समय तक वह भारत पर शासन नहीं कर सका। महज 4 वर्ष तक ही 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के कुल 4 पुत्र थे, जिसमें आप देखेंगे हुमायूं आगरे का सूबेदार था। हुमायूं के अलावा कामरान काबुल और कांधार का गवर्नर था। अस्करी की बात करेंगे तो संभल का गवर्नर था। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल की बात करेंगे तो यह अलवर अलवर का गवर्नर था। हुमायूं का एक चचेरा भी भाई था सुलेमान मिर्ज़ा, जो बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं, अगर हम बाबर की बात करेंगे तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा का उसने तुर्की भाषा में अनुवाद किया था। तुर्की भाषा में उसने बाबरनामा को लिखा था और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उस समकालीन भारत के 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का उसने उल्लेख किया है। उसने जिन 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया था उसमें दिल्ली था, मालवा, गुजरात, बंगाल और बहमनी। दिल्ली, मालवा, गुजरात, बंगाल और बहमनी, यह 5 मुस्लिम राज्य थे। जबकि उसने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का भी उल्लेख किया है, जिसमें एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ था। विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक का उसका टाइम पीरियड था। कृष्णदेवराय बाबर का समकालीन था और बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली या महानतम शासक माना है। इसके अलावा उसने राजपूत शासक राणा सांगा का भी जिक्र किया है और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए राजपूत शासक राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। इसका उल्लेख सिर्फ बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ही किया है। बाबरनामा का आगे चल कर के फ़ारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी के नाम से उसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया बाबरनामा का। तुजुक ए बाबरी
इसके अलावा अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद मिसेस बेवरेज ने किया था। अंग्रेज़ी में बाबरनामा का अनुवाद मिसेस बेवरेज ने किया था। बाबर दीवान नामक काव्य का संग्रह भी किया था। दीवान नामक काव्य का संग्रह भी बाबर के द्वारा किया गया। इसके अलावा बाबर ने एक नई शैली का प्रचलन किया था जिसे मुंबईयान नाम दिया गया। मुंबईयान नामक शैली का जन्मदाता स्वयं बाबर ही था। इसके अलावा उसने बाग लगाने की एक नई पद्धति का प्रयोग किया था। बाग लगाने की एक नई पद्धति का प्रयोग किया था जिसे चार बाग कहा जाता है। चार बाग यानी कि आयताकार बाग था, उसे चार बाग नाम दिया गया और यहीं से यह बाग लगाने की परंपरा चार बाग बड़े पैमाने पर पूरे मुग़ल काल में प्रचलित रही। इसके अलावा बाबर के समय ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई गई जो कि अयोध्या के उसके गवर्नर मीर बाकी के द्वारा बनवाया गया था। मीर बाकी के द्वारा बनवाया गया था। और साथ ही साथ अगर हम बाबर की बात करेंगे तो बाबर को प्रारंभ में, बाबर की मृत्यु जब हुई तो बाबर को प्रारंभ में आगरे में ही दफनाया गया था। आगरे के चार बाग में ही दफनाया गया था। किंतु बाद में उसे, चूँकि उसकी इच्छा थी कि उसकी मातृभूमि काबुल में उसे दफनाया जाए, तो बाद में उसके शव को काबुल में ले जा कर के दफनाया गया। बाबर के बारे में। इसके अलावा अगर हम बाबर की बात करेंगे तो बाबर अगर हम इसका ओवरऑल मूल्यांकन करें तो बाबर एक बहुत ही ज़बरदस्त सेना नायक था। वो एक दूरदर्शी शासक था, एक योग्य शासक था और साथ ही साथ दूरदर्शी योग्य शासक होने के बावजूद वह एक दृढ़ निश्चयी था। और साथ ही साथ 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई और बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।